हेलो गाइस, मैं लौट आया हूँ आप सबके साथ एक नया वीडियो लेके। सेकंड पार्ट इंडिया इन दी 18th सेंचुरी का सेकंड पार्ट। ये मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा सर की बुक का है फर्स्ट चैप्टर। उसका सेकंड पार्ट लेके मैं आ गया हूँ, जिसका नाम है इंडियन स्टेट्स एंड द सोसाइटी। चलिए शुरू करते हैं। With the gradual weakening and decline of the Mughal Empire, local and regional political and economic forces began to arise and assert themselves, and politics began to undergo major changes from the late 17th century onwards. जब डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर हुआ, कोई भी एक अच्छी सेंट्रल पावर नहीं बची, तब जो है ये जो कुछ स्टेट्स ने जो है उन्होंने अपने स्टेट्स को, कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंट घोषित करना चालू कर दिया। ड्यूरिंग द 18th century, on the debris of the Mughal Empire rose a large number of independent states. तो डेब्रिस होता है मलबा। तो जो मुग़ल एम्पायर बिखर चुका था, ये हाइपरबोल है, जो मुग़ल एम्पायर बिखर चुका था उसके डेब्रिस पे एक बहुत ही ज़्यादा संख्या में इंडिपेंडेंट स्टेट्स का जन्म हुआ। दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। देखिए, इन सभी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स का जन्म हुआ, इनको हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है सक्सेशन स्टेट्स। पहला हुआ सक्सेशन स्टेट्स, जिन्हें हम ये था जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, इन्हें कहा जाता था सक्सेशन स्टेट्स, क्योंकि ये पहले जो है दे वर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ असर्शन ऑफ ऑटोनॉमी बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स अंडर मुगल एम्पायर। ये जो मुग़ल एम्परर ने इनको गवर्नर बना रखा था, अलग अलग प्रोविंस का, अलग अलग स्टेट का, उन्हीं के जो गवर्नर्स थे उन्होंने ऑटोनोमस कर लिया स्टेट। वो खुद सारे जो है जो आवश्यक वो थे डिसीजंस थे वो खुद लेने लगे, और ये बहुत ही इन्होंने एक तरह से उसका सोवरेनिटी खुद को दे दी थी। दूसरा टाइप जो हुआ, द सेकेंड अरोज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेबेलियन बाई लोकल चीफ्टेन्स एंड पीजेंट्स अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी, लाइक दैट ऑफ मराठास, जाट्स, अफगान्स, पंजाब। तो ये दूसरा टाइप हो गया, मराठा, जाट, अफगान, पंजाब। ये मुग़ल एम्पायर के समय में भी, जब मुग़ल एम्पायर पीक पे था और उसके डिक्लाइन के समय भी, ये रिबेल करते रहे, और रिबेल कर करके इन्होंने अपना अलग स्टेट जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया था मुग़ल एम्पायर से। ये दो टाइप आपको पढ़ने को मिलेंगे आगे इस वीडियो में। बी श्योर to watch this video till the end so that you get appropriate knowledge about this topic. And there were some differences between the two types of state, but nearly all of them adopted the Mughal methods of administration. तो कुछ तो, क्योंकि ये अलग अलग राजा थे, अलग अलग सोच के थे, अलग अलग विचारों के थे, दूसरा अलग अलग वहाँ की परेशानियाँ, दिक्कतें थी, तो कुछ जो है लोकल रीजंस और इनकी वजह से जो है लाइफस्टाइल और इन सब की दिक्कतों की वजह से इनमें थोड़ी डिफरेंसेस थे। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर थे, क्योंकि इतने साल से इन्होंने मुग़ल एम्पायर के अंडर में ये रहे। तो ज़्यादातर क्या हुआ कि उसी की एक तरह ये सेम हो गए थे, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया से भी ज़्यादा राज था मुग़ल एम्पायर का, तो ये एक तरह से लगभग सिमिलर थे। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ सक्सेशन स्टेट्स इनहेरिटेड फंक्शनिंग मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटिव structure and institutions. Other tried to adopt in varying degrees this structure and institutions, including the Mughal revenue system. तो जो सक्सेशन स्टेट्स थे वो उन्होंने जो है मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस को ही माना।
उन्हीं पे रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो मुग़ल लाए थे उन्हीं को चलाते रहे। बस ये डिसीजंस मुग़ल अथॉरिटी या मुग़ल एम्पायर लेने के बजाय ये खुद लेने लगे। बस इसमें इतना ही अंतर बदला था। बाकी जो सेकंड टाइप था जिन्होंने रेबेल करके लिया था, वो रेबेल इसी लिए कर रहे थे क्योंकि उनको मुग़ल्स की पॉलिसी थी वो अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने कुछ उसमें जो उनको चेंजेस लगे थे उन्होंने कुछ चेंजेस उसमें करके और वही लगभग मुग़ल रेवेन्यू का चलाया। Adopted in varying degrees, this structure and institutions including the Mughal revenue settlement system। तो ये बहुत चेंजेस किए लेकिन फिर भी वही चलाते रहे। In general, there was in most of the states decentralization of political authority, जमींदार्स gaining in economic and political power। तो इसमें क्योंकि एक सेंट्रल पावर तो रही नहीं कोई, इस वजह से जो छोट-पोट जमींदार थे और लैंडलॉर्ड्स थे ये सब इनमें पॉलिटिकल पावर आती रही। इन्होंने जब देखा कि राजा को ही उस समय का, अगर मैं अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जब मेरा पहला चैप्टर देखेंगे तो आप उसमें आपको पता चलेगा, इसका पहला पार्ट जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी क्योस की स्थिति हो गई थी उस समय डिक्लाइन के समय। तो जो रेबेलियस जमींदार और लैंडलॉर्ड्स थे ये पॉलिटिक्स ये भी करने लगे पॉलिटिक्स, और इनके पास भी पावर आने लगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी हो गई। किसी एक आदमी के पास पूरी अथॉरिटी नहीं रही बल्कि वो बंटती गई। ऑल ऑफ देम रिपेंड बेसिकली रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट्स। तो ये एक बहुत बड़ा वो रहा कि इनका डिफेक्ट रहा कि ये रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट्स ही बचे, क्योंकि ये सिर्फ ना वेलफेयर के बारे में सोचते थे पब्लिक के, ना और किसी चीज़ के बारे में, बस ये रेंट एक्सट्रैक्ट करते थे सारे स्टेट्स। While these states prevented any breakdown of internal trade and even tried to promote foreign trade, they did nothing to modernize the basic industries of India. This largely explains their failure to consolidate themselves or to ward off external attacks। तो ये जो है इन्होंने ब्रेकडाउन तो नहीं होने दिया इंटरनल ट्रेड का, लेकिन इन्होंने फॉरेन ट्रेड को जो है, जो बाहर के देशों के फॉरेन के ट्रेड हो रहे थे, मर्चेंट्स आ रहे थे, उनको इन्होंने बढ़ावा दिया क्योंकि उससे इनको मॉनेटरी टर्म्स में काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। तो इस वजह से इन्होंने उनको बढ़ावा दिया, और यही एक दे डिड नथिंग टू मॉडर्नाइज द बेसिक इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया। इन्होंने उनको बढ़ावा दिया। इंडिया का जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ इंडिया में थी भी, उनको जो है इन्होंने मॉडर्नाइज करने के लिए कोई भी उचित उपाय नहीं देखे थे। दिस लार्जली एक्सप्लेन्स देयर फेलियर टू कंसोलिडेट देमसेल्फ और टू वार्ड ऑफ एक्सटर्नल अटैक। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी कमी रही कि इन्होंने नहीं देखा, और इसी वजह से ये भी एक मेन रीज़न बना ब्रिटिश एडवेंट इन इंडिया का। तो जो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया वो इसलिए भी किया कि यहाँ के राजा उनके साथ थे, और दूसरा यहाँ के लोगों में, राजाओं में या नवाब्स में एकजुटता नहीं थी। तो फेलियर टू कंसोलिडेट देमसेल्फ फॉर एक्सटर्नल अटैक ये बिल्कुल भी नहीं था। तो अब हम पढ़ते हैं पहला सक्सेशन स्टेट, हैदराबाद। हैदराबाद ये निजामुल मुल्क आसफ जा 1974 में इन्होंने निजामुल मुल्क आसफ जा ने इसे फाउंड किया था और बसाया था शहर हैदराबाद का। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि निजामुल मुल्क सैयद एक मोहम्मद शाह के समय इनका काफ़ी योगदान रहा, मोहम्मद शाह के एक्सेशन टू दी थ्रोन के लिए। तो थ्रोन जो राजगद्दी मिली मोहम्मद शाह को, वो मेनली निजामुल मुल्क की वजह से ही मोहम्मद शाह पा सके। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो में हेल्प मिलेगी।
तो ये इन्होंने सैयद ब्रदर्स जो थे, जो अब तक जिन्हें किंग मेकर्स भी कहा जाता है, तो सैयद ब्रदर्स को इन्होंने हटाने में, ओवरथ्रोन ऑफ सैयद ब्रदर्स को हटाने में फिर इनको वज़ीर बनाया गया था। इनको हटाकर मोहम्मद शाह को इन्होंने रूलर बनाया। तब इनको जो है वज़ीर बनाया गया था मुग़ल एम्पायर का। 1722 से 1724 तक ये वज़ीर रहे। और मुग़ल एम्पायर सल्तनत के उसके बाद में जो है इन्होंने बहुत भरसक प्रयास किए कि एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू चेंजेस लाने के लिए, लेकिन जब ये मोहम्मद शाह एक इनफिशिएंट रूलर थे और जब इनका नहीं ला पाए ये चेंजेस, तो ये फेडअप हो गए मोहम्मद शाह से और इन्होंने निर्णय लिया कि मैं मुग़ल एम्पायर छोड़कर और जो है जाके डेक्कन में इन्होंने वाइस रॉयल्टी ले ली थी डेक्कन की। जब इन्होंने वज़ीर छोड़ा, वज़ीर का पद, तो इन्हें वाइस रॉयल्टी मिल गई ऑफ डेक्कन और फिर इन्होंने जाके वहाँ पे हैदराबाद सिटी स्टेट बसाया था। तो ये आप बैकग्राउंड जान सकते हैं। ही नेवर ओपनली डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल अथॉरिटी, बट ही ऑलवेज एक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट रूलर as he waged wars, concluded peace, gave जागीर्स without reference of Delhi। तो एक एम्परर के मेन काम उस समय यही थे, वेज वॉर्स, लड़ाइयों का करना, पीस करना, पीस की घोषणा करना, युद्ध की घोषणा करना, जागीर्स बांटना, और ये सब जो है जो अहम काम थे एम्परर के, वो ये खुद करने लगे। हालांकि हमेशा ये ट्रिब्यूट देते थे मुग़ल एम्परर को, लेकिन फिर भी इन्होंने ये सारे डिसीजंस खुद लेने लगे। इसलिए हम इसको एक सक्सेशन स्टेट्स के तौर पर कर रहे हैं। इन्होंने कभी भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुके हैं। तो ही एडॉप्टेड अ टॉलरेंट पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदूज। इन्होंने हिंदूज के तरफ जो है टॉलरेंट पॉलिसी अपनाई थी। ही कंसोलिडेटेड हिज पावर बाय एस्टैब्लिशिंग एंड ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेक्कन बेसिस ऑफ जमींदारी पैटर्न्स ऑफ मुगल्स। तो इन्होंने जमींदारी सिस्टम भी लाया था, जमींदार भी बनाए और रेवेन्यू सेटलमेंट जो है किया, ताकि ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन भी, लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा बना रहा, ताकि इनकी गद्दी बची रहे। ही मेड अटेम्प्ट टू मेक द रेवेन्यू सेटलमेंट फ्री ऑफ करप्शन। इन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट को करप्शन फ्री करने की कोशिश की ताकि स्टेट के फंड्स रेज हो सकें। दूसरा, आफ्टर हिज डेथ इन 1748 हैदराबाद फेल एज अ प्रे टू सम डिसरप्टिव फोर्सेस। उनकी मृत्यु के बाद हैदराबाद जो है डिसरप्टिव फोर्सेस आने लगी और हैदराबाद जो है बिखरने लगा। कर्नाटक भी एक बिल्कुल सूबा था। कर्नाटक वॉज द सूबा ऑफ मुगल डेक्कन एंड एज सच केम अंडर द निजाम ऑफ हैदराबाद अथॉरिटी। तो जो कर्नाटक क्या था कि डेक्कन में पूरे मुगल एम्परर ने पूरे देश को कई प्रोविंस में बांट रखा था। प्रोविंस या स्टेट कह लो आप, उसमें बांट रखा था। उसके अंदर कई कई सूबे थे। जैसे इस समय पूरे इंडिया बटा हुआ है स्टेट्स में, और स्टेट्स और यूटीज़ में बटा है, उसके अंदर कई कई सिटी हैं। तो इसी तरीके से उस समय वो प्रोविंस या उसमें था। और जैसे इस समय हेड होते हैं सीएम और गवर्नर, उस समय वाइसरॉय होते थे। तो वाइसरॉय होते थे तो इनको, या गवर्नर होते थे, तो इनको जो निजामुल मुल्क ही अंडर में सूबा पड़ता था कर्नाटक। जो डेक्कन था प्रोविंस, उसमें सूबा पड़ता था कर्नाटक। लेकिन जैसे निजामुल मुल्क ने बिना कहे, बिना जो है घोषणा किए कि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, उन्होंने सारे डिसीजंस खुद लेने लगे। उसी तरीके से जो यहाँ के नवाब सादतुल्लाह खां थे कर्नाटक के, ये डिप्टी गवर्नर थे, इन्होंने भी सारे डिसीजंस खुद लेने लगे, ये बिना नवाब निजामुल मुल्क से पूछे। तो इस वजह से ये भी एक
इनको खुद भी नवाब कहा जाने लगा, बल्कि ये थे नहीं नवाब, तो नवाब सादतुल्लाह खां ऑफ कर्नाटक कहा जाने लगा। हैड मेड हिज नेफ्यू दोस्त अली हिज सक्सेसर। तो इन्होंने मरते मरते नवाब सादतुल्लाह खान ने अपनी सीट जो थी वो हेरिडेटरी बना दी थी। पहले हेरिडेटरी नहीं होती थी क्योंकि डिप्टी गवर्नर जो है निज़ाम और जो वहाँ के डेक्कन के गवर्नर होते थे और एम्परर, मुग़ल एम्परर जो होते थे उनके ऊपर ये रहता था कि वो किसे जो है वो सूबा दें, जो डिप्टी गवर्नर बनाएं। लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ दोस्त अली, Karnataka's condition deteriorated because of succession wars for the throne and this made it easy for European penetration. तो जब दोस्त अली की भी डेथ हो गई तो उसके बाद राजगद्दी हथियाने के लिए बहुत सारे युद्ध होने लगे और इसमें जो है डिटेरियोरेट होती गई कंडीशन इसकी कर्नाटक की। तो ये भी एक वो पड़ा। अब हम देखते हैं बंगाल। The two men of exceptional quality, Murshid Quli Khan and Alivardi Khan, made Bengal virtually independent, even though Murshid Quli Khan was made the governor of Bengal in 1717. He ruled the state from 1700 when he was made the दीवान ऑफ बंगाल। तो मुर्शिद कुली खां को पहले 1700 में दीवान बनाया गया था बंगाल का, तब से ये दीवान जो है बंगाल की राज कर रहे थे बंगाल पे। लेकिन फिर 1717 में जब इन्हें वहाँ का गवर्नर बना दिया गया, इनकी बढ़ती हुई अथॉरिटी को देखते हुए एम्परर ने, मुग़ल एम्परर ने इनको वहाँ का नवाब बना दिया या वहाँ का गवर्नर बना दिया, तब इन्होंने एक तरह से उसको इंडिपेंडेंट, और ये इनकी पावर बढ़ गई और एक तरह से पूरा इंडिपेंडेंटली वर्क करने लगे बंगाल में। तो ये सारे जितने भी सक्सेशन स्टेट्स थे वर्चुअली इंडिपेंडेंट थे। इन्होंने कभी ये बताया नहीं कि हाँ हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा काम अपने मन से ही करते रहे। ही फ्रीड बंगाल बाय इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डेंजर। ही freed himself the control of Mughal authority, but he paid annual tributes to it. Murshid Quli Khan died in 1727 and his son-in-law Shujauddin ruled Bengal until 1739 when Alivardi Khan killed his son and made himself the ruler. तो इन्होंने एक तरह से एक्सटर्नल और इंटरनल डेंजर से बचाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने वर्चुअली ही बंगाल इंडिपेंडेंट हुआ था या सक्सेशन स्टेट्स इंडिपेंडेंट हुए थे, लेकिन ये हमेशा एनुअल ट्रिब्यूट पे करते रहते थे मुग़ल एम्परर को। तो मुर्शिद कुली खां की डेथ हो गई 1727 में और उसका सन इन लॉ, जो मुर्शिद कुली खां के सन इन लॉ थे शुजाउद्दीन, वो बने बंगाल के नवाब अंटिल 1739, जब जो है अलीवर्दी खां ने मार दिया शुजाउद्दीन को और ख़ुद बन गया नवाब वहाँ का। These three नवाब्स gave Bengal peace and orderly administration for a long time and promoted its trade and industry. तो इन तीनों नवाबों ने, क्योंकि एक्सेप्शनल जो है क्वालिटी के थे और ये थे, तो ये बहुत एफिशिएंट थे। इन्होंने तीनों ने बहुत लंबे समय तक पीस दिया। आप देख रहे हैं 1700 से लेके 1727 में मुर्शिद कुली खां की डेथ हुई, 1739 में अलीवर्दी खां की डेथ हुई और उसके बाद फिर ये अलीवर्दी खां राजगद्दी पे आए और उसके बाद फिर अलीवर्दी खां ने भी काफ़ी समय तक राज किया। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लंबा टाइम स्पेन था जब बंगाल में पीस रहा और इसमें जो है उन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्री को काफ़ी बढ़ावा दिया। मुर्शिद कुली खां रीऑर्गेनाइज्ड द फाइनेंसेस ऑफ बंगाल बाय ट्रांसफरिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ जागीर लैंड्स इनटू खालिसा लैंड्स by carrying out a fresh revenue settlement and by introducing the system of revenue farming. तो मुर्शिद कुली खां ने फाइनेंस भी पढ़ाई इसके
बंगाल के फाइनेंसेस बढ़ाए। ये जो जागीरदार थे, इनको जागीरदार लार्ज पार्ट्स ऑफ जागीरदार लैंड्स इनटू खालिसा लैंड्स, जो जागीरदारी देते थे, जागीरदारी उसको जो लैंड्स देते थे जागीरदार्स को, उनके बजाय इन्होंने खालिसा लैंड लाए। और जो है इससे इन्होंने फ्रेश रेवेन्यू सेटलमेंट बनाया और इससे काफ़ी तरह से रेज हुआ बंगाल का ये रेवेन्यू, काफ़ी रेस हुआ काफ़ी हद तक। ही ऑल्सो ग्रांटेड एग्रीकल्चरल लोन्स तकावी टू दी पुअर कल्टिवेटर्स टू रिलीव देयर स्ट्रेस एज वेल एज टू इनेबल देम टू पे लैंड रेवेन्यू ऑन टाइम। तो इन्होंने ये बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया था, जो है ये तकावी एग्रीकल्चरल लोन्स देते थे गरीबों को, ताकि वो अपना स्ट्रेस से बाहर आ सकें, जो उन्होंने लैंडलॉर्ड्स और इन सब से, ज़मींदार से कर्जा लिया था उसे भी पूरा कर सकें, और दूसरा जो है रेवेन्यू टाइम पे दे सकें। तो ही वॉज दस एबल टू इंक्रीज द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल गवर्नमेंट। इसके जब इन्होंने जो है तकावी देना चालू किया, तो काफ़ी किसान जो थे, जो पहले नहीं दे पा रहे थे लैंड रेवेन्यू, उन्होंने टाइम पर लैंड रेवेन्यू देना चालू किया। बट द रेवेन्यू फार्मिंग पुट more pressure to the zamindars and peasants. He collected only standard revenue and forgave the extra, but he collected the revenue with utmost cruelty. तो इन्होंने जो है रेवेन्यू फार्मिंग जो कराई, जिसमें रेवेन्यू फार्मर्स बड़े बड़े बन गए, और उन्होंने रेवेन्यू फार्मिंग भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने रेवेन्यू फार्मिंग के बारे में विस्तार से बताया है। मैं इस वीडियो में भी अपना जो पिछला वीडियो है उससे आप अगर देख लेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। रेवेन्यू फार्मिंग जो है, रेवेन्यू फार्मर्स बड़े बड़े बन जाते थे उसमें, और उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू देना ही रहता था गवर्नमेंट को, और वो चाहे जितना वसूलें। अगर ड्रॉट पड़ी तो उनका नुकसान, अगर फसल ज़्यादा हो गई तो उनका फ़ायदा। तो इस वजह से जो है किसान से ज़्यादा वसूल लेते थे ज़मींदार। लेकिन जो अलीवर्दी खां ने क्या किया था कि स्टैंडर्ड रेवेन्यू ही जो वसूलता था अलीवर्दी खां, और जो भी एक्स्ट्रा मुग़ल एम्पायर या और नवाब्स वसूलते थे उसे इन्होंने माफ़ कर दिया। और लेकिन क्या किया कि जितना भी ये वसूल रहे थे उसे बिल्कुल क्रूरता से वसूलते थे। द प्लेस ऑफ जमींदार्स वर टेकन ओवर बाई रेवेन्यू फार्मर्स। तो जमींदार बड़े बड़े पहले होते थे, अब रेवेन्यू फार्मर्स बड़े बड़े होने लगे। All the three Nawabs saw that the trade gave most benefit to the government and the people, and therefore gave encouragement to the all merchants, Indians as well as foreigners. तो इन्होंने देखा कि एग्रीकल्चर से उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है जितना हमें ट्रेड और इंडस्ट्रीज से हो रहा है, तो इन्होंने फॉरेन और इंडियन ट्रेड को बढ़ावा काफ़ी हद तक दिया। They provided safety of roads and rivers from thieves, robbers by establishing regular थानाज एंड चौकी। तो आप ये देखेंगे इन्होंने उनके वेलफेयर के बारे में भी सोचा कि थाना और चौकी जगह जगह पे लगाई कि उनको ये सेफ्टी दें, ताकि वो आएँ बाहर से, फॉरेनर्स आएँ, इंडियंस आएँ, बाहर निकलें, ताकि वो ट्रेड कर सकें और इनको मुनाफा हो सके। इसलिए इन्होंने रोड पे सेफ्टी देना चालू किया, जो है थाना और चौकी जगह जगह पर बना के। दे कंपेल्ड द सर्वेंट्स ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ओबे द लॉज एंड पे द सेम कस्टम ड्यूटीज एज पेड बाय द अदर मर्चेंट्स। तो इन्होंने ये भी देखा, सुनिश्चित किया कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नौकर और सर्वेंट्स थे वो भी वही टैक्स और ड्यूटीज़ दें जो इंडियंस दे रहे थे। अलीवर्दी खान डिड नॉट परमिट द इंग्लिश एंड फ्रेंच टू फोर्टिफाई देयर फैक्ट्रीज इन कलकत्ता एंड चंदेर नगर।
तो ये एक बहुत अहम कदम उठाया था अलीवर्दी खान ने कि इंग्लिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज़ को परमिट नहीं दिया इन्होंने बिल्कुल भी कि अपनी वो फैक्ट्रीज़ और जो है ट्रेडिंग पोस्ट डालें कलकत्ता में और चंदेल नगर में। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर 1707 had the tendency to use military force or threatened its use to get its demands accepted, but they did not took any action on this as they thought that what a mere trading company could do to them। इन्होंने सोचा कि 1707 के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कुछ जोर दिखाकर और तरीके अपनाकर फोर्स के साथ इनसे अपनी बात मनवाना चाहता था, लेकिन इन्होंने उस पर कुछ सख्त एक्शन इस वजह से नहीं उठाए कि इन्होंने सोचा कि हम नवाब हैं और एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी हमारा क्या बिगड़ सकती है। तो ये सोच थी इनकी, इस वजह से इन्होंने द नवाब्स ऑफ बंगाल, दिस वॉज because lack of farsightedness and lack of contact with the rest of the world। ये इसी वजह से इन्होंने ये नहीं देख पाए, नहीं जान पाए। They failed to see that the English East India Company was no mere company of traders but the representatives of most aggressive and most expansionist colonist of that time। तो ये नहीं देख पाए कि उस समय क्योंकि इनका बाहर के दुनिया से कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था, कोई ज़्यादा जुड़ाव नहीं था, तो ये नहीं देख पा रहे थे कि वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं थी ट्रेडर्स की, बल्कि वो एक सबसे वो जो है प्रतिनिधि थे ब्रिटेन के, जो उस समय मोस्ट एग्रेसिव और मोस्ट एक्सपेंशनिस्ट जो है कॉलोनिस्ट था, जो अपनी जगह जगह कॉलोनीज बना रहा था, एग्रेसर था एक तरह से। तो ये सब उनकी दूरदर्शिता ना होने के कारण हुआ और इनका दूसरे देशों से या पूरी बाहर की दुनिया से जुड़ाव ना होने के कारण हुआ। नवाब ऑफ बंगाल neglected to build a strong army and paid a heavy price for it। First of all, there were repeated invasion by Marathas, and at the end they have to give some part of the state, and at the time of Sirajud-Dowlah, the absence of a strong army contributed much to the victory of foreigners। तो इनका ये मानना था, बंगाल के जितने भी नवाब थे उनका ये मानना था कि ज़्यादा हम पैसे खर्च ना करके इसमें मिलिट्री और आर्मी तैयार करने में ये और कामों में लगा रहे थे, जैसे कि वेलफेयर करना, पब्लिक का आराम, ऐश और आराम की ज़िंदगी जीना, इन सब में ये ज़्यादा पैसे लगा रहे थे। और इस वजह से जो है इनके पास ज़्यादा आर्मी ना होने के कारण मराठाओं के लगातार बंगाल पे अटैक की वजह से इनका बहुत ही छोटा सा देश छोटा रह गया और बाकी ज़्यादा पार्ट इनके प्रोविंस का मराठाओं को देना पड़ा इनको। दूसरा जो है सिराजुद्दौला के समय जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी ना होने के कारण फॉरेनर्स का जीतना और भी आसान हो गया, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका जीतना और भी आसान हो गया। दे ऑल्सो फेल्ड इन चेकिंग द करप्शन in their states, of which the foreigners took advantage as they used this weakness to undermine official rules and regulation and policies। तो वो करप्शन नहीं रोक पाए, बंगाल के नवाब करप्शन नहीं रोक पाए और इसी वजह से भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे थे। इसी वजह से जो है बाहरी जो देश के लोग थे, फॉरेनर्स थे, उन्होंने इस चीज़ों का फ़ायदा उठाया और जो है ऑफिशियल रूल्स जो थे, रेगुलेशन थी, पॉलिसी थी, इन सब को उन्होंने नहीं माने वो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले आप जाके सब्सक्राइब कर दो, तभी मैं आगे वीडियो बढ़ाऊँगा। शेयर कर देना इसे और कमेंट कर देना। बस 2 मिनट लगेंगे, आप इस वीडियो को पॉज करो
और जाके प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो इसे कमेंट ज़रूर कर देना। अवध, ये अलग सक्सेशन स्टेट था। द फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध वॉज सादत खान बरहान उल मुल्क। तो इनको भी अवध का गवर्नर बनाया गया था 1722 में। और जो है सादत खान बरहानुल मुल्क ने ही अवध जो प्रांत था उसका इन्होंने ही इंडिपेंडेंट और हेरिडेटरी बनाई थी वहाँ की थ्रोन। ही वॉज एक्सट्रीमली बोल्ड, इनर्जेटिक, आयरन विल्डेड एंड इंटेलिजेंट पर्सन। वो जो हैं बोल्ड थे, बहुत ही इनर्जेटिक थे, आयरन विल्डेड बहुत कठोर थे, और इंटेलिजेंट पर्सन थे, बहुत विद्वान थे। एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट many rebellious zamindars had raised their heads everywhere in the province. They refused to pay land tax, organized their own private armies, erected forts, and defeated the imperial government. Burhanul Mulk was successful of raging war and winning over and suppressing the lawlessness and disciplining the zamindars, and thus raised the financial resources of his government. तो जब इन्होंने राजगद्दी पे आए बरहानुल मुल्क, तो बहुत ही ज़्यादा क्योस की स्थिति थी। और उसके बाद जो है इन्होंने धीरे धीरे उन जंग लड़ते रहे, और ये इन्होंने जो है सबको हरा के, जमींदार्स और इन सबको हरा के अपने फाइनेंसेस रेज किए। हिज ट्रूप्स वर वेल आर्म्ड, वेल पेड एंड वेल ट्रेंड। ये बंगाल का बिल्कुल कंट्रोवर्शियल थे, क्योंकि ये शुरू में सिर्फ इनका राज तभी रह पाया, नवाब ये तभी बन पाए जब इन्होंने आर्मी की ही मदद से या इनकी जो फोर्सेस थी उनकी मदद से इन्होंने वहाँ पे पीस कायम कर पाए। और इसी वजह से इन्होंने एक वेल ट्रेंड, वेल पेड और वेल आर्म्ड आर्मी रखी। Before he died in 1739, he made the state independent and the throne hereditary. इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही वहाँ की जो थ्रोन थी उसको इंडिपेंडेंट बना दिया और उसकी थ्रोन को हेरिडेटरी बना दिया। He was replaced by Safdarjung, who was simultaneously made the Wazir of Empire in 1748 and granted in addition the province of Allahabad. He died in 1754. तो इनके मृत्यु के बाद सफदरजंग आए, जिनको मुग़ल एम्परर ने भी, जो मुग़ल एम्परर थे उस समय के, उन्होंने भी इनको वज़ीर बनाया गया था उसी समय एम्पायर का। लेकिन ये इन्होंने वज़ीर छोड़कर और ये अवध में आ गए, और उसके साथ साथ इलाहाबाद भी इन्होंने गवर्नरशिप ऑफ अवध कर ले ली, और उसी के साथ साथ ही इन्होंने जो इलाहाबाद था वो भी इसमें मिला दिया था। 1754 में इनकी भी मृत्यु हो गई। ही सप्रेस्ड रिबेलियस जमींदार्स एंड वॉन ओवर मराठास टू कीप हिज रेन अवे फ्रॉम देयर अटैक। तो सप्रेस्ड इन्होंने दबाया, कुचला जमींदार्स को और मराठा को, ताकि ये अपने उनके अटैक से अपने राज को बचा सकें। ही ऑल्सो मेड एग्रीमेंट विद पेशवा who helped him against Ahmad Shah Abdali and some internal wars also. In return, Peshwa was paid 50 lakhs and right to collect the chauth of Punjab, Sindh and some parts of the northern India as he made the governor of अजमेर एंड आगरा। क्योंकि ये उस समय वज़ीर भी रहे, तो इनको जो है इन्होंने पेशवा के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिससे पेशवा इनके साथ हो गए, और अहमद शाह अब्दाली और कुछ आंतरिक युद्धों में भी उनका साथ दिया इन्होंने, पेशवा ने। और उसके बाद जो है काफ़ी 50 लाख उस समय एक बहुत बड़ी रकम होती थी, और चौथ कलेक्ट करने का मौका दिया पंजाब सिंध का, जिसके साथ ही इनको अजमेर और आगरा का भी
गवर्नर बनाया गया था। However, the agreement failed and the Peshwa got with the enemies of Safdarjung, who promised the governorship of Awadh and Allahabad. तो पेशवा ने उस समय विश्वासघात किया, और अगर पेशवा को एक जो सफदरजंग के एनमी थे उन्होंने एक ऑफ़र दिया कि अगर हम जीतते हैं तो हम तुमको जो है अवध का और इलाहाबाद की गवर्नरशिप देंगे, तो इस वजह से उनके साथ हो गए थे पेशवा। द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ पीस of economic prosperity of the nobles under the government of Nawab resulted in the growth of a distinct Lucknow culture and around the Awadh court. It was a very important city of Awadh, and after 1775 it became the seat of Awadh and became an important center of handicrafts. तो एक पीस जब रहता है किसी जगह पे, तभी वहाँ क्राफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स जन्म होता है। तो जो है इतना लंबा समय जो पीस का रहा, उससे बहुत हद तक वहाँ पे अवध में जो लखनऊ था, जहाँ पे कोर्ट थी, लखनऊ में कोर्ट थी अवध की, उसमें जो है लखनऊ में एक डिस्टिंक्ट अलग जो है प्रॉस्पेरिटी हुई कल्चर की, लखनवी कल्चर अलग बना। नवाबी ज़िला कहते हैं आप, अगर कभी आपने सुना हो तो नवाबी ज़िला लखनऊ को कहा जाता है। तो लखनऊ में इन्हीं नवाब्स की बाद में सीट बनी 1775 में के बाद नवाब जो है इसी में रहने लगे थे, लखनऊ में ही। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस रहा। अब हम आते हैं मैसूर। The kingdom of Mysore was preserved its precarious independence ever since the time of the Vijayanagar Empire, and had been nominally been the part of Mughal Empire. विजयनगर के समय से ही जो है मैसूर एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट रहा। हालांकि कुछ कब्जा रहा इस पे कुछ समय तक, फिर रेबेल करते रहे, तो ये एक अनस्टेबल सी कंडीशन रही मुगल एम्पायर की मैसूर में। अर्ली इन द 18th century, the two ministers of the state, namely Nanjraj and the Sarvadikari and Devraj the Dulwai, had seized power in Mysore, replacing the चिक्का कृष्णराज टू अ मेयर पपेट। तो ये दो नानराज और देवराज जो थे, ये दो मैसूर के मिनिस्टर थे, और इन्होंने किंग चिक्का राज को हटाकर, या उस समय तक ये उनके हाथ ही बस एक कठपुतली बन के रह गए थे, किंग कृष्ण चिक्का राज जो थे। हैदर अली was born in 1721 and in an obscure family, and started his career as a petty officer in Mysore army. He was a man of great intellect, great energy, daring and determination. He was a brilliant commander and a shrewd diplomat. तो 1721 में एक ऑब्सक्योर फैमिली का मतलब होता है कि जो अननोन फैमिली, जिसका कोई पता नहीं था, उसमें ये इनका बर्थ हुआ। मैसूर आर्मी के एक छोटे से अधिकारी थे। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलेक्ट, ग्रेट एनर्जी, डेयरिंग एंड डिटर्मिनेशन. He was a brilliant commander and a shrewd diplomat. He found his opportunity in the wars which involved Mysore for more than 20 years. Cleverly using the opportunity, he rose in the army. तो इनको 20 साल लड़ाई युद्ध चलता रहा मैसूर में, उसी में इनको अपना मौका मिला और उसका इन्होंने बेहतरीन फ़ायदा उठाते हुए ये बढ़ते गए मिलिट्री में. He recognized the importance of Western military training and soon applied to troops under his command. तो इन्होंने वेस्टर्न मिलिट्री का जो है अहमियत देखी, जो कि
बंदूकों से वार करते थे और उससे, तो इन्होंने अपनी उसको मिलिट्री ट्रेनिंग दी। अपने जो जवान इनके अंडर में थे उनको इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग वेस्टर्न स्टाइल में देने चालू कर दी। ही इस्टेब्लिश्ड एन आर्सेनल इन दिंडीगल इन 1755 विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एक्सपर्ट्स। तो इन्होंने जो है एक शस्त्रागार, मॉडर्न शस्त्रागार जो वेस्टर्न बंदूकों थी और तोप थी, वहाँ की इन्होंने देखते हुए वहाँ कुछ फ्रेंच एक्सपर्ट्स की मदद लेते हुए एक मॉडर्न शस्त्रागार इस्टेब्लिश किया था डिंडीगल में 1755 में। इन 1761 ही ओवरथ्रू किंग नानराज एंड इस्टेब्लिश द अथॉरिटी ओवर मैसूर। तो नानराज जो आपने पहले देखा, नानराज सर्वाधिकारी थे, जो मिनिस्टर थे, उनको हटाकर वो राजा बन गए थे, और कृष्ण चिक्का राज को हटाकर उन्होंने वो राजा बन गए थे। और उसके बाद जो है किंग नानराज को हटाकर मैसूर के नए राजा बनते हैं 1761 में हैदर अली। Though illiterate, he was an able administrator. He soon introduced the Mughal administrative and revenue system in his area. तो वो हालांकि पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो जो है एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर थे, राजा थे। He took over the state of Mysore when it was very weak and divided state and soon made it वन ऑफ द लीडिंग इंडियन पावर्स। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि इन्होंने ये जब राजगद्दी पे आए तो बहुत ही ख़राब स्थिति थी मैसूर की, और बाद में इन्होंने उस स्टेट को बांट दिया। फिर जो है वो एक मैसूर बहुत ही बढ़ता गया, प्रॉस्पेरस होता गया, और उस बाद में वो एक सारी इंडियन लीडिंग पावर्स में से एक हो गया। रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते थे हैदर अली। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज राइन ही वॉज एंगेज्ड इन वॉर्स विद मद्रास मराठाज, निजाम्स एंड दी ब्रिटिशर्स। तो ये शुरू से ही अपने समय से मराठा, निजाम और ब्रिटिशर्स से लड़ते रहे। लड़ने में ही इनकी आधी ताकत चली गई। 1782 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर से, जो मैसूर के राजा और ब्रिटिशर्स में लड़ाई हुई, दो लड़ाइयाँ हुई थी। फर्स्ट एंग्लो वॉर में ये जीत गए थे टीपू सुल्तान, ये हैदर अली, और दूसरे में ये मर गए मैसूर में। और फिर टीपू सुल्तान, इनके जो सन थे, वो आते हैं राजगद्दी पे। टीपू सुल्तान वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैन। टीपू सुल्तान ने नई जो है कैलेंडर निकाला नया, और न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज लाए। वेट्स और मेजर्स को नापने का भी जो है इन्होंने नया सिस्टम वो किया था। ही वॉज अ वेरी कीन एंड इंटरेस्टेड इन फ्रेंच रिवोल्यूशन। ही प्लांटेड होना चाहिए, सॉरी, planted a tree of liberty and he became the member of Jacobin Club। तो ट्री ऑफ लिबर्टी इन्होंने प्लांट किया था। लिबर्टी, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तीन मेन स्लोगन थे। फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ उसके तीन ही मेन स्लोगन थे, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। तो इन्होंने लिबर्टी का एक लिबर्टी नाम से एक पेड़ लगाया था। अभी आप जब मैसूर में कभी घूमने जाएंगे तो लिबर्टी का, ट्री ऑफ लिबर्टी बहुत अच्छे से सुंदर सा बना है। ही बिकेम द मेंबर ऑफ जोकोबिन क्लब। जोकोबिन क्लब के भी मेंबर ये बने थे। इन दोज डेज व्हेन इट वाज वेरी कॉमन दैट आर्मीज रिवोल्टेड, हिज आर्मी रिमेन लॉयल टू हिम till the end when he was killed by the Britishers in 1799। 1799 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिशर्स ने इनको मार दिया। और उस समय आप जानती हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक जो आर्मी थी वो जगह जगह रिवोल्ट कर रहे थे। और लेकिन उस समय भी
टीपू सुल्तान की जो आर्मी थी वो हमेशा लॉयल रही टीपू सुल्तान से। ही डिड नॉट gave Jagirs and he reduced the intermediaries between the farmers and him for the revenue collection and thus raising the state's funds। तो इन्होंने इंटरमीडियरी जो थे, बिचौलिए जो थे कि किसान से पैसे लेके और राजा तक पैसे पहुंचाने, रेवेन्यू पहुंचाने में जो बिचौलिए थे उनको सबको ख़त्म किया और ये बहुत ही अच्छे इन्होंने सेटलमेंट बढ़ा दिया, वहाँ का जो रेवेन्यू थे वो रेस किए। ही ट्राइड टू बिल्ड एन मॉडर्न नेवी इन 1796 फॉर हिज पर्पस। ही इस्टेब्लिश 2 डॉकयार्ड्स। 1796 में इन्होंने मॉडर्न नेवी भी बनानी चाहिए और उसके बाद जो है 2 डॉकयार्ड्स जहाँ बंदरगाह भी इन्होंने बनाए थे। ही लेड अ life free of luxury and a very brave commander and often said, it is a better to live a day as a lion than to live lifetime as a sheep। तो ये बहुत ही अच्छा कथन है। इन्होंने कहा था कि एक दिन जीना शेर की तरह वो मुझे ज़्यादा पसंद है जिस पूरी ज़िंदगी जीने से एक मुर्गी या भेड़ की तरह, शीप भेड़ की तरह। तो ही डाइड फाइटिंग, मतलब कि वो जो है निडर होके और बिना किसी के दबाव में आए जीना चाहते थे, राज करना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स से दब के और जो है दब के वो राज करें या अपनी नॉमिनल राजगद्दी बचाए रखें, ये सब वो नहीं चाहते थे। ही डाइड फाइटिंग द गेट्स at the gates of श्रीरंगपत्तनम in assurance of his belief। तो ये वो अपने उसी मान को मानते हुए और मर गए लड़ते लड़ते। when the Britishers occupied Mysore after his death, they was surprised to see that the peasants of Mysore were more prosperous than that of the British captured Madras and rest of India। तो जब ब्रिटिशर्स आए हैं, मैसूर पे कब्जा कर लिया उन्होंने, तो वो देख के ये बहुत ही अचंभित हो रह गए कि कैसे मैसूर जो था उसके पीजेंट्स और उसके जो पीपल थे, सिटीजन थे, वो ज़्यादा ही वो एक तरह से ज़्यादा काम वाले थे या ज़्यादा पैसे वाले थे बाकी पूरे देश से अगर हम कंपेयर करें तो। He made some attempts to introduce modern industries in India by importing foreign workmen as experts and by extending state support to many industries as well। He also sent emissaries to France, Turkey, Myanmar and many more। He also traded with China। तो ये चाइना के साथ भी इन्होंने ट्रेड किया। इमिशरीज़ फ्रांस, टर्की, म्यांमार के साथ भी मिशरीज़ इन्होंने भेजी थी, फ्रांस, टर्की, म्यांमार, मैनी मोर। तो ये एक आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी चीज़ थी उस समय। जो आदमी जो जहाँ जिस समय राजा आसपास भी नहीं ज़्यादा ताल्लुकात रखते थे, उस समय इन्होंने विदेशों में भेजे अपने और मॉडर्नाइज अपनी इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए कदम उठाए थे। तो ये बहुत ही बड़ा इनका एक वो रहा। अब आता है केरल। At the beginning of 18th century, Kerala was divided into many feudal chiefs and rajas. The famous were Calicut, Chirakkal, Cochin, Travancore। तो ये जो है 18th सेंचुरी की शुरुआत में, मतलब 1701 से लेके 1715-16 या 1720 तक लगभग एक बहुत ही कई जो है छोटे छोटे सिटीज़ के टाइप में आप कह सकते हैं बटा हुआ था। फ्यूडल चीफ और राजास के जो लोकल चीफ और फ्यूडल चीफ्स थे वहाँ के, उनके में बटा हुआ था द किंगडम ऑफ। लेकिन उसमें से मेन थे कैलीकट, चिरकल, कोचीन और त्रवणकोर। तो ये मेन थे। द किंगडम ऑफ त्रवणकोर रोज इन द टाइम्स ऑफ किंग मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा के समय त्रवणकोर जो है
मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के एक राजा रहे। तो उनके समय में त्रावणकोर बहुत ही प्रॉस्पेरस था और रोज राइज किया, एक ऊंचाइयों तक चल गया। He defeated the Dutch and made a modern army with the help of British officers and armed it with modern weapons. तो इन्होंने डच को हराया, ब्रिटिशर्स के साथ मिलके मॉडर्न आर्मी बनाई, उसे ट्रेन किया और नए हथियारों के साथ जो है उन्हें लेस किया। He made his navy army to extend his kingdom which then extended from कन्याकुमारी to कोचीन। कन्याकुमारी से कोचीन तक इन्होंने अपना राज्य बढ़ा लिया था, क्योंकि इनके पास नए हथियार थे। ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने नई ट्रेनिंग दी थी अपने सिपाहियों को। बाई 1763 all the petty principalities of Kerala had been observed or subordinated by the three states of Cochin, Travancore and Calicut। तो कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट में इन्होंने 3 स्टेट्स में ही सारे आ गए, सब जो है मिलके 3 स्टेट्स ही बन गए थे, कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट। हैदर अली began to annex the Kerala and at the end he captured the Cochin and some parts of the Calicut। तो जो हैदर अली थे, अभी मैसूर में मैंने आपको बताया उनके बारे में। हैदर अली ने कोचीन का और कुछ कैलीकट का भी हिस्सा जीत लिया था। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियो आगे बनाता रहूं, तो आप अगर ये तीनों कर देंगे तो मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल जो आयुष सिंह के नाम से चैनल है उसको आप देख सकते हैं, उस पर कई ऐसी वीडियो हैं। मैं जो है आगे भी जो है जल्दी अपलोड करता रहूँगा वीडियोस, इसलिए मेरे साथ बने रहने के लिए आप प्लीज़ कर दीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब। और अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले अपने नए वीडियो में।